हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो जैसा हमने लास्ट लेक्चर में हाइड्रोजन का प्रिपरेशन मेथड देख लिया था, ठीक है, उसमें से एक क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, क्वेश्चन हमारा एक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाटर गैस एंड सिनगैस। सिनगैस का मतलब होता है आपका सिंथेसिस गैस, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है, ये आपका एक क्वेश्चन है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं, एक एक करके ध्यान से समझना। वाटर गैस एक्चुअली में वाटर गैस और आपका सिनगैस दोनों आपका CO और H2 का मिक्सचर होता है। CO और H2 होते हैं, दोनों में आपका CO और H2 का मिक्सचर होता है। दोनों आपका CO और H2 होता है, ठीक है। कल मैंने आपको शायद से वाटर गैस कराया था, तो यहां पर लिखवाया था CO प्लस H2O, ठीक है। CO प्लस H2O लिखाया था, उसको सही कर लेना। वो आपका वाटर गैस नहीं है। वहां पर क्या होता है बच्चों, वहां पर मैं आपको बता रहा हूं, उसको सही कर लेना, ठीक है। जो आपका ध्यान से समझना, जो एक्चुअली में आपका जो C प्लस H2O से जो आपका मिलता है CO प्लस H2, उसी में CO के साथ रिएक्शन अगर मैं H2O की कराता हूं, देन आफ्टर मुझको मिलता है CO2 और H2O, ठीक है। ऐसा कुछ मैंने बताया था और यहीं पर भी मैंने ऐसा कुछ लिख के बताया था। ये आपका वाटर गैस होता है, ये आपका एक्चुअली में इसको बोलेंगे सिनगैस बोलेंगे। और सिनगैस में से जो CO होगा उसकी रिएक्शन अगर मैं H2O के साथ कराऊंगा, स्टीम के साथ, तो आपका क्या होगा बच्चों, आपका क्या मिल जाएगा यहां पर आपका CO2 और H2O मिल जाएगा, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं वाटर शिफ्ट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, वाटर शिफ्ट रिएक्शन, ठीक है। ऐसा कुछ मैंने बताया था आप लोगों को। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। वहां पर प्लस H2O को काट देना। प्लस H2O तो हमने उसमें ऐड किया है, प्लस H2O हमने उसमें ऐड किया है क्या बनाने के लिए, CO प्लस CO2 प्लस H2O बनाने के लिए। बस इस चीज को ध्यान रखना। वहां पर वाटर गैस आप उसको हटा दो, ठीक है। अब बात समझना, वाटर गैस और सिनगैस दोनों एक ही है, लेकिन वाटर गैस और सिनगैस में क्या डिफरेंस होता है। वाटर गैस आपका इक्विमोलर मिक्सचर होता है। क्या होता है, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ CO और H2, CO एंड H2। मतलब हम बोल सकते हैं CO और H2 इसमें 1:1 के रेस्पेक्ट में होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं, ये तो वाटर गैस की कंडीशन में बात हो गया। अगर मैं सिन गैस के कंडीशन में बात करूं, तो सिन गैस के कंडीशन में आपका CO प्लस H2 का जो मिक्सचर होगा वो आपका क्या होगा, सिन गैस। वाटर गैस क्या होगा, CO प्लस H2 का इक्विमोलर मिक्सचर 1:1 का मिक्सचर आपका वाटर गैस होगा। लेकिन CO प्लस H2 का कंबाइंड मिक्सचर आपका क्या होगा, CO प्लस H2 का आपका कंबाइंड मिक्सचर क्या होगा बच्चों, सिंपल बोल सकते हैं CO प्लस H2 का आपका जो कंबाइंड मिक्सचर होगा वो आपका क्या होगा, सिन गैस, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान रखना। ये आपका काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये एक्चुअली नोट में लिखा जाता है, लेकिन मैंने आपको यहीं पर लिखा दिया। थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रख लेना। ये आपका क्वेश्चन था, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। वाटर गैस क्या होता है, CO प्लस H2 का इक्विमोलर मिक्सचर, और CO प्लस H2 का जो मिक्सचर होगा, इक्विमोलर नहीं, इक्विमोलर अगर मैंने वर्ड हटा दिया तो वो क्या हो जाएगा, सिन गैस, ठीक है। इस चीज को ध्यान देना। इक्विमोलर का मतलब इक्वल अमाउंट में, इक्विमोलर का मतलब क्या होता है बच्चों, आपका इक्वल अमाउंट में, ठीक है। यहां तक तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और वहां से वो वहां से वो वाटर गैस को काट देना बच्चों, ठीक है। सिन गैस और वाटर गैस सिमिलर ही होते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है बच्चों, यहां पर नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बच्चों, कल हमने फिजिकल प्रॉपर्टी देख लिया था, अब हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं। काफी सिंपल है, एक एक करके सारे हाइड्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टी को हम लोग समझ लेंगे, ताकि आप लोगों को दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आए, ठीक है। ताकि आप लोगों को कोई भी किसी भी टाइप का दिक्कत नहीं आए। सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टी देखो, कंबंशन
अब समझना, कंबंशन रिएक्शन मतलब O2 के साथ रिएक्शन। अगर मैंने हाइड्रोजन की रिएक्शन O2 के साथ कराई तो यहां पर क्या होगा बच्चों, H2O बनेगा, लेकिन यहां पर एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। लेकिन यहां पर ये आपका जो आपका फ्लेम होगा, फ्लेम आपका कौन से कलर में जलेगा बच्चों, फ्लेम आपका यहां पर कौन से कलर में जलेगा बच्चों, यहां पर फ्लेम आपका जलेगा यहां पर पेल ब्लू कलर में, मतलब ब्लूइश फ्लेम होगा। कौन सा फ्लेम होगा बच्चों, ब्लूइश फ्लेम होगा। और एनर्जी क्या होगी, बाहर निकलेगी, मतलब ये कौन सी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये तो था हमारा पहला कंबंशन रिएक्शन, ठीक है। हाइड्रोजन आपका कंबंशन में कौन से कलर के साथ जलता है बच्चों, पेल ब्लू कलर के साथ, ठीक है। जो आपके क्या होते हैं, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। सेकंड हम देखते हैं, सेकंड अब हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। तो सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी हमारा क्या होता है बच्चों, रिड्यूसिंग एक्शन। तो आपका ध्यान से समझना, यहां पर रिड्यूसिंग एक्शन, ठीक है। अब देखो H2 behave as reducing agent, H2 behave as reducing agent, it reduce some oxides like CuO, SNO, Fe2O3 एटसेट्रा, ठीक है। इस टाइप के मतलब ऑक्साइड को ये आपका रिड्यूस कर देगा। जैसे अगर मैं रिएक्शन लिखना चाहूंगा तो रिएक्शन क्या होगा, देखो ध्यान से समझना रिएक्शन को। अगर मैंने यहां पर हाइड्रोजन लिख दिया, हाइड्रोजन, और यहां पर मैंने ठीक है, MXOY ऑक्साइड हो गया, मेटल ऑक्साइड, ठीक है। मेटल ऑक्साइड को ही करेगा, तो हाइड्रोजन इसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। इसका मतलब रिडक्शन का मतलब क्या होता है, देखो ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का एडिशन, रिडक्शन का मतलब क्या होगा बच्चों आपका, मतलब यहां पर ऑक्सीजन का अगर रिमूवल कर दूंगा, ठीक है। देखो रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसका मतलब इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। इसका मतलब इसका जो आपका जो ऑक्साइड है, ऑक्साइड का क्या होगा बच्चों, ऑक्साइड का आपका होगा यहां पर रिडक्शन। और रिडक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, रिडक्शन वर्ड का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहां पर आपका ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं यहां पर रिएक्शन को बैलेंस नहीं करूंगा, ऑक्सीजन का रिमूवल होगा, तो यहां से मेटल से ऑक्सीजन का रिमूवल होगा तो मेटल बाहर निकल जाएगा, और साथ में कौन बाहर निकलेगा, H2O। लाइक अगर इसी की तरह मैं अगर रिएक्शन लिखना चाहूंगा तो मैं लिखता हूं, अगर रिएक्शन तो क्या क्या लिखता हूं, देखो सबसे पहले ZNO प्लस H2, देखो ZNO प्लस H2, ये इसको रिड्यूस करेगा तो Zn मेटल बाहर निकाल देगा, और साथ में क्या बाहर निकाल देगा, H2O, ठीक है। अगर मैं बात करूं CuO प्लस H2, तो यहां से कौन सा मेटल बाहर निकाल देगा, Cu प्लस H2O, ठीक है। अगर मैं बात करूं Fe2O3 H2, अब देखो ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, सारे में इसी तरीके से प्रोग्रेस हो रहा है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, तो यहां से ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा, Fe प्लस H2O, ठीक है। अगर मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करना चाहूंगा तो इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेता हूं, देखो यहां पर इसको 2 और यहां पर इसको 3 कर देता हूं, यहां पर इसको 3 कर देता हूं, और यहां पर आपका 2, देखो हो गया। इस तरीके से हम इस रिएक्शन को डील कर सकते हैं कि रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी शो करता है, SNO के साथ भी करेगा, तो SNO के साथ क्या करेगा, H2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो SN मेटल बनेगा, और साथ में आपका H2O गैस बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से ये आपके मेटल ऑक्साइड का क्या करता है बच्चों, रिडक्शन भी करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है बच्चों, वो कौन सी आपकी समझते, रिएक्शन विद नॉन मेटल, ठीक है, रिएक्शन विद नॉन मेटल। तो देख लेते हैं थर्ड, रिएक्शन विद नॉन मेटल के साथ कैसे कैसे रिएक्शन करेगा बच्चों, ध्यान से समझ लेना। जैसे हाइड्रोजन अगर बच्चों O2 के साथ रिएक्शन करेगा तो H2O बनाएगा, देखो नॉन मेटल, ये आपका क्या हो गया बच्चों, आपका नॉन मेटल। बेटा जो मैं लिखा रहा हूं उसको वैसे ही पढ़ते ही जाओ, ठीक है, ताकि आपको ध्यान रहे।
या आपका नॉन मेटल के साथ रिएक्शन कर गया, ठीक है। इसी तरीके से हाइड्रोजन अगर आपका किसी भी हेलोजन के साथ रिएक्शन करता है तो यहां पर क्या बनता है, HX बनता है। लेकिन आपका X कैन बी Cl और Br मोस्टली, ठीक है। F क्यों नहीं होगा, F में आपका ज्यादा ही एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, मतलब F में क्या होगा कि रिएक्शन मतलब रिएक्टिविटी काफी ज्यादा होगी, तो वो एक्सप्लोजिव इन नेचर होगा, इसलिए X यहां पर आपका क्या होगा बच्चों, Cl और Br, ठीक है। और अगर मैं बात करूं H2, अगर सल्फर को अगर बॉइलिंग होगा, सल्फर के साथ अगर मैं इसको बॉइल करूंगा तो आपका H2S गैस बनाएगा। अब यहीं से आप इसकी प्रॉपर्टी ध्यान रखो, H2S गैस क्या होता है, H2S गैस आपका किसकी तरह स्मेल करता है, H2S गैस आपका फाउल स्मेल करेगा, मतलब फाउल स्मेल मतलब आपका क्या होता है कि जो आपके एग होते हैं ना, मतलब हम बोल सकते हैं कि वो एग जो आपके एग्स जो होंगे खराब वो हो जाएंगे, तो उसी की तरह स्मेल करेगा ये, मतलब डेलिबरेटली काफी गंदा स्मेल करता है बच्चों H2S गैस, ठीक है। अगर आप लैब में जाके किसी भी सल्फर कंपाउंड को सूंघोगे, किसी भी सल्फर कंपाउंड, जैसे मैं बात करूं कि आपने सूंघ लिया Na2S को सूंघ लिया या फिर ZnS को सूंघ लिया, तो अपने आप आपको स्मेल का पता पड़ जाएगा, स्मेल का पता पड़ जाएगा कि किस तरीके का स्मेल करेगा। ये कंपाउंड आपके लैब में सॉलिड स्टेट में मिलेंगे या फिर पीबीएस भी मिलेगा आपके लेबोरेटरी में, केमिस्ट्री के लैब में आपको पीबीएस भी मिलेगा। तो जब भी स्कूल खुले तो कभी जाके इसको सूंघने की कोशिश करना, तो आपको अपने आप पता पड़ जाएगा कि किस तरीके का स्मेल करता है। क्यों, क्योंकि इसकी रिएक्शन जैसे मैं कराता हूं, इसकी रिएक्शन आगे जब भी मैं कराता हूं तो यहां से हमारी H2S गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, H2S गैस। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखो, ये यहां पर अभी से ध्यान रखो, फाउल स्मेल करता है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों ये भी। अब देखो यहां पर अगर मैं बात करूं यहां पर कि यहां पर अगर मैंने H2 की रिएक्शन अगर N2 के साथ करा दिया, तो आप लोग जानते हो इस रिएक्शन को अच्छे से, इस रिएक्शन को अच्छे से जानते हो। यहां पर अमोनिया बनेगा, अमोनिया, ये कौन सा प्रोसेस होता है, हेबर प्रोसेस, हेबर प्रोसेस होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, हेबर प्रोसेस, जो कि आप लोग क्लास 12th में ग्रुप 15 में काफी अच्छे से पढ़ोगे। यहां पर क्या होता है, यहां पर हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे रिएक्शन को किया जाता है, ठीक है। और Fe एज अ कैटलिस्ट, Fe एज अ कैटलिस्ट, मतलब Fe को एज अ कैटलिस्ट रहते हैं। और यहां पर MO का काम क्या होता है, प्रोमोटर का मतलब क्या होता है बच्चों, जो कैटलिस्ट के वर्क को प्रमोट करे, जो कैटलिस्ट के वर्क को प्रमोट करे, मतलब कैटलिस्ट के वर्क को एनहांस करे, दैट इज कॉल्ड व्हाट, प्रमोटर, ठीक है। तो यहां पर इस चीजों को थोड़ा सा समझ लेते हैं, थोड़ा सा आप लोग, अभी हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग थोड़ा बहुत अगर ध्यान रखोगे अभी से ही धीरे धीरे तो आपको रिएक्शन वाले क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। तो थोड़ा बहुत इस चीजों को ध्यान रखो, कोशिश करो रिएक्शन को एक दो बार अगर आप खुद से लिखते हो समझ के, तो अपने आप आपको रिएक्शन समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट रिएक्शन में बात करता हूं, फोर्थ, रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल। अब मेटल के साथ रिएक्शन कैसी होती है बच्चों, काफी इजी होती है मेटल के साथ रिएक्शन। अब देखो अगर मैं मेटल के साथ अगर हाइड्रोजन का रिएक्शन कराता हूं तो यहां पर MH या फिर यहां पर MXYH टाइप का क्या बनाता है बच्चों, मेटल हाइड्राइड बनाता है, ठीक है, मेटल हाइड्राइड बनाता है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना कि M आपका मेटल होगा, जैसे मैंने सोडियम लिया, सोडियम के रिएक्शन H2 के साथ कराए तो क्या बनाया, NaH, ठीक है। लिथियम लिया, लिथियम की रिएक्शन अगर मैंने H2 के साथ कराया तो क्या बना, लिथियम हाइड्राइड। तो इस तरीके से आपका यहां पर क्या बनाता है बच्चों, ये आपका मेटल हाइड्राइड, ठीक है। अगर मैंने कैल्शियम लिया, कैल्शियम की रिएक्शन H2 के साथ कराया तो CaH2, और कैल्शियम CaH2 का नाम क्या होता है बच्चों, हाइड्रोलिथ। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, अभी फिर से बता रहा हूं ताकि आपको नाम याद हो जाए। CaH2 का नाम क्या होता है, हाइड्रोलिथ, ठीक है बच्चों। अगला देखते हैं, अगला एक और, ठीक है। अब देखो यहां पर ध्यान देना, इनऑर्गेनिक, फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टीज में फिफ्थ, इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या करता है बच्चों, ये ओलेफिन्स
ओलिफिन्स को कन्वर्ट करेगा आपको किसमें, ओलिफिन्स को आपको सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, सैचुरेटेड कंपाउंड मतलब सैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, और ओलेफिन क्या होता है जिसके बीच कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है बच्चों, डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच जहां पर आपका डबल बॉन्ड होगा वो उसको किसमें कन्वर्ट करेगा, सैचुरेटेड कंपाउंड में। ठीक है, तो एक एक करके ध्यान से समझते हैं कि यहां पर क्या होगा। जैसे मैंने अगर H2 का रिएक्शन करा दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 के साथ, तो क्या होगा बच्चों, यहां पर यह आपका CH3 और CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मैंने अगर H2 का रिएक्शन करा दिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH के साथ, CH ट्रिपल बॉन्ड CH के साथ, तो आपका क्या बना देगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। मतलब क्या होता है बच्चों, सिंपल देख सकते हो, हाइड्रोजन आके जुड़ जाएंगे और आपका अनसेचुरेशन मतलब जो यहाँ पर पाई बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड ब्रेक होकर केवल और केवल सिंगल बॉन्ड में बन जाएगा, और जितने भी हाइड्रोजन है सारे हाइड्रोजन इसमें क्या हो जाएंगे बच्चों, आपके ऐड हो जाएंगे। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखो। और यहाँ पर ये जो रिएक्शन होता है वो आपका किसके प्रेजेंट में होता है, निकल और प्लेटिनम। ठीक है, निकल और प्लेटिनम। एक्चुअली ये जो रिएक्शन होता है इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन। एक्चुअली इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन, जो कि आपके फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, आपका जीओसी के बाद जो फर्स्ट चैप्टर है हाइड्रोकार्बन का लिस्ट, हाइड्रोकार्बन में सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है बच्चों, ये हाइड्रोकार्बन की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है बच्चों ये। इस यहां से आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। तो ये वाली रिएक्शन आपको वहां भी देखने को मिलेगा, तो इसको अगर मैं वो वाला टॉपिक पढ़ाऊं तो इसको भी एक बार वहीं से आपको रिवाइज कर लेना है। अभी क्या होता है एक्चुअली की केमिस्ट्री में, कई रिएक्शन आपकी रिपीटेड होगी, कई रिएक्शन आपकी रिपीट करेगी। अगर आपके रिएक्शन रिपीट करे तो इसका मतलब तो आप लोगों को मजा आ गया। ठीक है, आप लोगों को पुरानी चीजें अपने आप याद होती जाएगी। ठीक है, फिर भी आप लोग इसको अभी से ही ध्यान रखने की कोशिश करो। ठीक है, अब देखो एक्चुअली में क्या होता है कि H2 अगर आपका वेजिटेबल ऑयल, एक्चुअली में क्या होता है, यह आपका वेजिटेबल ऑयल के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो ये किस में कन्वर्ट होगा बच्चों, घी में कन्वर्ट होगा। ठीक है, किस में कन्वर्ट होगा बच्चों, ये आपका घी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ध्यान से समझना, देखो सम ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, यहां पर एक्चुअली में क्या हो रहा है, यहां पर एक्चुअली में देखो ध्यान से देखोगे, मैं आपको बताता हूं, सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिड्यूस लाइक, कैसे आपको रिड्यूस होंगे समझना। यहां पर अगर मेरा रिएक्शन, यहां पर समझना, यहां पर अगर मेरा रिएक्शन, ठीक है, यहां पर अगर मैंने देखो RCH2 इसकी रिएक्शन H2 के साथ करा दिया, ठीक है, और यहां पर CO ऐड कर दिया, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, तो यहां पर क्या होगा बच्चों, देखो टर्मिनल हमेशा कौन से ओलेफिन के साथ होगा बच्चों, टर्मिनल। यहां पर कौन सा ओलेफिन लेंगे बच्चों, डबल बॉन्ड आपका कहां होना चाहिए, टर्मिनल पोजीशन पे। तो इस चीज को ध्यान रखो, हमेशा टर्मिनल ओलेफिन के साथ जब आपका CO और H2 रिएक्शन करेगा तो यहां पर CO CH2 CHO, मतलब क्या होगा कि टर्मिनल पॉइंट पर हमेशा क्या बन जाएगा, CHO को हम बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। अभी ध्यान रखो, अगर कभी भी आपको ऐसा दिख जाए तो इसका मतलब ये क्या है, एल्डिहाइड। क्या है बच्चों, ये आपका एल्डिहाइड। इस चीज को ध्यान रखो, हमेशा इस तरीके का अगर दे दिख जाए तो ये क्या होता है, एल्डिहाइड। और अगर मैं इसको बनाना चाहूं स्ट्रक्चर तो इसका ऐसा बनता है, और यहां पर कोई भी कंपाउंड आपका हो सकता है। जैसे मैं अगर बात करूं CH3 CH2 COH, तो इसका मतलब ये आपका एल्डिहाइड है, ये आपका क्या है बच्चों, एल्डिहाइड है। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, फॉर्माइलेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, फॉर्माइलेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, फॉर्माइलेशन रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, फॉर्माइलेशन रिएक्शन। ठीक है, अगर मैं ध्यान रखो, अगर मैं अगेन इसकी रिएक्शन H2 के साथ कराता हूं,
अगेन मैं इसकी रिएक्शन H2 के साथ कराता हूं तो ध्यान से समझना, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहां एक H आएगा, यहां एक H आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा बच्चों, देखो यहां पर मैं आपको इसी स्ट्रक्चर को एक्सपांड करके बताता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। इसमें क्या बन जाएगा, RCH2CH2OH बन जाएगा। देखो कि कैसे होगा, देखो RCH2COH, ठीक है, ये हो गया, ये वाला बॉन्ड मैंने तोड़ दिया, ये H ये H, देखो RCH2 यहां पर क्या गया CH2OH, RCH2CH2OH। तो फॉर्मुलेशन में अगर मैंने एल्डिहाइड का अगर मैंने यहां पर हाइड्रोजन ऐड कर दिया तो यहां पर भी H, यहां पर भी H। इसके बारे में मैं आगे आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा इस चीज को ध्यान रखो ट्रिक के थ्रू। इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मुलेशन रिएक्शन, इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मुलेशन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में एक्चुअली में हो क्या रहा है कि हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। तो क्या हो रहा है बच्चों, इस रिएक्शन में आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इस रिएक्शन में हो रहा है तो आप लोग समझ सकते हो कि क्या हो रहा है बच्चों, यहां पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब यहां पर हम बोल सकते हैं रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन फिनोमिना, रिडक्शन फिनोमिना या फिर रिडक्शन प्रोसेस आपका प्रोसीड कर रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन प्रोसेस आपका प्रोसीड कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर रिडक्शन इस तरीके से होता है, वेजिटेबल ऑयल से आपको क्या मिलता है बच्चों, घी, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग समझ सकते हो, और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है। यह आपका एक था, ठीक है। आपको मैंने और भी मैं आपको कंसेप्ट बता दूंगा, धीरे धीरे करके आपको पूरा चैप्टर, अगर एक दो बार अगर आप देखोगे लेक्चर तो आपको चैप्टर अपने आप ध्यान याद हो जाएगा। इतना ज्यादा टफ चैप्टर नहीं है बच्चों, ये काफी सिंपल चैप्टर है। जब भी आपको टाइम मिले तो इस चैप्टर को एक बार स्मूथली देख लेने का, ताकि आप लोगों को चैप्टर हमेशा के लिए याद हो जाए परमानेंटली, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक और, यहाँ पर अब देखो इसके यूजेस के बारे में चलते हैं। यूजेस ऑफ हाइड्रोजन, डाई हाइड्रोजन का यूजेस हम देखते हैं बच्चों। पहला, फॉर्मेशन ऑफ NH3 CH3OH, ठीक है, एटसेट्रा, इन सब के फॉर्मेशन के काम आता है। देखो NH3 कैसे, N2+H2, अभी रिएक्शन मैंने बताई, हैबर प्रोसेस, NH3, ठीक है। अगर मैंने CO की रिएक्शन, अगर मैंने यहां पर CO की रिएक्शन H2 के साथ करा दिया, CO की रिएक्शन अगर मैंने H2 के साथ करा दिया, इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इन प्रेजेंस ऑफ ZNO और Cr2O3, ZNO और Cr2O3 गर्म किया, हीट किया, तो ये रिएक्शन आप लोग ध्यान रखना, मेथेनॉल, ये रिएक्शन आप लोगों को ध्यान रखना है, मेथेनॉल। ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, ये मेथेनॉल का प्रिपरेशन कर लेगा। पहला यूज तो ये हो गया। दूसरा यूज हम बोल सकते हैं हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। अभी अभी बताया बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टी में वेजिटेबल ऑयल के हाइड्रोजनेशन में काम आता है, मतलब कौन सा, ओलिफिन को आपको वो सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करता है, और सैचुरेटेड कंपाउंड में ओनली सिग्मा बॉन्ड होते हैं, पाई बॉन्ड आपके प्रेजेंट नहीं होते, पाई बॉन्ड आपके प्रेजेंट नहीं होंगे। बात क्लियर है। थर्ड, अगर मैं बात करूं तो थर्ड आपका नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल, यह आपका कैसा फ्यूल की तरह वर्क करेगा, नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल। अब नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल का मतलब क्या होता है कि इस जो हाइड्रोजन फ्यूल होता है, आपने सुना होगा हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में, हाइड्रोजन फ्यूल में आपका पॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, नहीं होता। हाइड्रोजन फ्यूल में आपका पॉल्यूशन नहीं होता। तो आप लोग बोलोगे कि तो फिर ना हाइड्रोजन, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, हाइड्रोजन पावर से मतलब आपका कार में वो हाइड्रोजन फ्यूल का कर रहे हैं आजकल यूज, इस टाइप का कोशिश किया जा रहा है, लेकिन हम हाइड्रोजन फ्यूल का नहीं कर सकते यूज, क्योंकि जो हाइड्रोजन फ्यूल से जो हम हाइड्रोजन निकालेंगे, मतलब जैसे हमारे पास इतना मतलब वो H2 का सोर्स हमारे पास काफी है, मतलब जो ओशियन में जो वाटर है वो सारा हमारा H2 का सोर्स है। जब हम हमारा H2 का सोर्स हमारा बहुत है तो हम वहां से H2 निकालेंगे, हम फिर आपको लगेगा कि यहाँ से हाइड्रोजन फ्यूल तो हमको काफी अमाउंट में मिल जाएगा, लेकिन जो ओशियन से जो हम H2O मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन अलग वो मतलब हाइड्रोजन को सेपरेट करेंगे, उसका कॉस्ट हमारा काफी ज्यादा
आता है, तो हाइड्रोजन फ्यूल के कॉन्सेप्ट पे हम वर्क नहीं कर सकते इस वजह से, क्योंकि ये आपका अनइकोनॉमिकल हो जाता है। ठीक है, अब फोर्थ इसका यूज होता है इन मेट्रोलॉजिकल पर्पस। मेट्रोलॉजिकल पर्पस मतलब ठीक है, मेट्रोलॉजिकल पर्पस मतलब क्या होता है बच्चों कि अब ये बताओ कि आपको वेदर इंफॉर्मेशन चाहिए, हाइड्रोजन गैस की क्या होता है, लाइटर होता है, लाइट होता है, बहुत ही ज्यादा हल्का होता है। तो हम क्या करते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट को हाइड्रोजन गैस वो इंस्ट्रूमेंट को बलून से हम कर दिया करते हैं अटैच। छोटा सा बलून नहीं होता है बच्चों, वो बहुत बड़ा बलून होता है, बलून से करते हैं अटैच। बलून से अटैच करने के बाद उस बलून में अगर मैं हाइड्रोजन गैस भर दूं तो इंस्ट्रूमेंट के साथ वो आपका कहां चला जाएगा, ऊपर। क्यों चला जाएगा, क्योंकि वो लाइटेस्ट, ठीक है, तो वो क्लाउड के ऊपर चला जाएगा, तो वहां से हम मतलब वेदर का सारा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो मेट्रोलॉजिकल पर्पस का मतलब आपका इतना ही होता है। अब बात रही कि मेट्रोलॉजिकल पर्पस पुराने टाइम में हम इसी मेथड का करते थे यूज, आजकल एडवांस टेक्निक आ चुकी है, तो मतलब इस मेथड का यूज आपका बहुत ही कम हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे हाइड्रोजन का यूज है बच्चों। ठीक है, अब हम हाइड्रोजन के बारे में कुछ बातें देख लेते हैं बच्चों। यहां पर हाइड्रोजन क्या होता है एक्चुअली में, मैंने आपको बताया था, पीरियोडिक टेबल में भी आप लोग समझ गए होंगे कि हाइड्रोजन के बारे में आधी चीजें आप लोग समझ गए होंगे। तो देखो हाइड्रोजन एक्चुअली क्या होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल का आपका फर्स्ट एलिमेंट होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या होता है बच्चों, 1s1 होता है। बात क्लियर है, ये तो आप लोग जानते हो। थर्ड जो आपका क्या होता है कि इसका ध्यान से समझना, इसका जो ये आपका किसकी तरह बिहेव करता है, इट कैन बिहेव एज अल्कली मेटल। ठीक है, अल्कली मेटल क्या, फर्स्ट ए ग्रुप। क्यों बच्चों, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होता है बच्चों, 1s1। तो इसको हमको अल्कली मेटल के ग्रुप के साथ ग्रुपिंग किया गया है, और ये आपका H+ के फॉर्म में भी होता है। कौन से फॉर्म में होता है, H+ के फॉर्म में भी होता है। ठीक है, लेकिन ये आपका क्या नहीं होता, बट हाइड्रोजन इज नॉट मेटल, हाइड्रोजन आपका मेटल नहीं होता। इस वजह से यहां पर भी इसको प्लेस करने में थोड़ी सी दिक्कत आ गई। यहां पर फर्स्ट ए ग्रुप में क्यों नहीं प्लेस किया, ठीक है, फर्स्ट ए ग्रुप में प्लेस तो किया, लेकिन वहां पर प्रॉब्लम क्या आई, वहां पर मैंने आपको बताया था ना पीरियोडिक टेबल में कि एक ग्रुप में आपके सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट होंगे। अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल है, लिथियम मेटल है, तो पहले ही प्रॉपर्टी आपकी चेंज हो गई। तो इस वजह से इसको फर्स्ट ए ग्रुप में रखने की प्रोबेबिलिटी हट गई। ठीक है, हम फर्स्ट ए ग्रुप का भी नहीं बोल सकते। सेकंड, एज वेल एज कि इट कैन बिहेव एज हैलोजन एलिमेंट। ठीक है, हैलोजन के साथ किस तरीके से बिहेव करता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी हाई नहीं होती, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 2.1 होती है। ठीक है, इस वजह से हम बोल सकते हैं। और ये H माइनस कंपाउंड भी आपका बना सकता है, H माइनस कंपाउंड भी बना सकता है। और ये आपका कोवलेंट कंपाउंड, H माइनस कंपाउंड या फिर आपका कोवलेंट कंपाउंड भी बना सकता है। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, काफी इजी है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, स्मॉल एटम होता है, H माइनस कंपाउंड बनाता है। बात क्लियर है, तो इस वजह से ये, और ये साथ साथ आपका क्या होता है, नॉन मेटल भी होता है। साथ साथ आपका क्या होता है बच्चों, नॉन मेटल भी होता है। नॉन मेटल होने की वजह से ये आपका मतलब हेलोजन की तरह भी बिहेव करता है। तो इसको हम यहां पर ग्रुप 7th ए में भी हम इसको रख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर इसका जो मतलब पीरियोडिक टेबल में इन पीरियोडिक टेबल हाइड्रोजन इज नॉट फिक्स्ड पोजीशन। ठीक है, हाइड्रोजन आपका फिक्स्ड पोजीशन पे नहीं होता। ठीक है,
फिक्स्ड पोजीशन पे नहीं होता है, इसका पोजीशन अभी तक फिक्स नहीं हुआ है, ठीक है। इसके पोजीशन में काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट अब हम समझते हैं बच्चों अबेंडेंस, ठीक है, अबेंडेंस के बारे में। तो यहां पर ये देखो अबेंडेंस, अबेंडेंस अगर मैं बात करूं अर्थ के ऊपर ये सबसे ज्यादा अबेंडेंट मतलब अबेंडेंट एलिमेंट है, ठीक है, हाईली अबेंडेंट हाईली अबेंडेंट। अबेंडेंट वर्ड का मतलब आप समझते हैं बच्चों, अबेंडेंट का मतलब होता है बच्चों की प्रेजेंस। तो ये आपका हाईली मतलब हर जगह आपका अर्थ के ऊपर हाईली अबेंडेंट होता है, मतलब सबसे ज्यादा मिलता है, ठीक है। अब हम सेकंड पॉइंट बात करते हैं कि अगर मैं अर्थ के बात करूं इन द अर्थ, मतलब अर्थ क्रस्ट के अंदर, मतलब इन द अर्थ क्रस्ट के अंदर बात करूं तो इसका अबेंडेंस क्या होता है बच्चों, यहां पर लो होता है। इसका अबेंडेंस यहां पर क्या होता है बच्चों, लो होता है। बात क्लियर है? हाँ, सबसे ज्यादा अबेंडेंट कौन सा होता है अर्थ के ऊपर, हाइड्रोजन, सबसे ज्यादा, और अर्थ के अंदर सबसे लो अबेंडेंस होता है। बात क्लियर है? लेकिन यहां पर मतलब अर्थ के, और ये आपका जनरली क्या कौन से फॉर्म में मिलता है, कंबाइंड फॉर्म में, जनरली प्रेजेंट इन कंबाइंड फॉर्म, ये आपका कंबाइंड फॉर्म में मिलता है, ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि आप मुझे इतना बताइए यहां पर जो आपका हाइड्रोजन होता है, ठीक है, हाइड्रोजन सबसे ज्यादा केमिकल कंपाउंड कौन फॉर्म करता है, ठीक है, सबसे ज्यादा आपका केमिकल कंपाउंड कौन फॉर्म करेगा बच्चों, आप लोग खुद समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा केमिकल कंपाउंड आपका हाइड्रोजन फॉर्म करता है, ठीक है। मोस्ट मतलब फॉर्मेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड इज मैक्सिमम, मतलब सबसे ज्यादा केमिकल कंपाउंड फॉर्म करता है, सबसे ज्यादा। अब आप बोलोगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि कार्बन आपका सबसे ज्यादा, नहीं, आपका हाइड्रोजन फॉर्म करता है, सबसे ज्यादा केमिकल कंपाउंड में आपको हाइड्रोजन मिलता है। मोस्ट अबेंडेंस मॉलिक्यूल इन केमिकल कंपाउंड, या फिर हम इसको बोल सकते हैं मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन केमिकल कंपाउंड, ठीक है, केमिकल कंपाउंड में सबसे ज्यादा मिलने वाला कंपाउंड है बच्चों। ये बात क्लियर है? इस तरीके से हमारा ये हाइड्रोजन के बारे में मैंने प्रिपरेशन मेथड बताया, केमिकल प्रॉपर्टी बताया, यूज बताया और जनरल प्रॉपर्टीज भी बताई, ठीक है। हाइड्रोजन खत्म होता है बच्चों, अभी हम हाइड्रोजन के टाइप के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अभी हम किसके बारे में बात करेंगे बच्चों, और यहाँ पर हाइड्रोजन के टाइप्स के बारे में। तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन हमारा क्या होता है समझना है, एक एक करके, काफी इजी टॉपिक है, एक दो बार अगर आप करोगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि वैसे भी आप लोग अच्छे बच्चे हो तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन को देखते हैं अब। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं बच्चों। पहला टाइप समझना, एटॉमिक हाइड्रोजन। अब एटॉमिक हाइड्रोजन क्या होता है बच्चों, काफी अच्छा होता है वो, और क्या होता है ये मैं बताता हूं। देखो, जब मैं हाइड्रोजन ये H2 आपका कौन से फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में। तो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को अगर मैं लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, क्या बच्चों, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर में तोड़ूंगा तो ये आपका H2H बनाएगा, मतलब H आपका अकेला, H अगर अकेला होगा तो कौन से फॉर्म में होगा, एटॉमिक फॉर्म में। तो ये आपका एटॉमिक हाइड्रोजन बनाता है। या फिर मैं बोल सकता हूं कि अगर मैंने यहां पर, ठीक है, अगर मैंने यहां पर कि क्या किया बच्चों, यहां पर मैंने अगर H2 को, मॉलिक्यूलर H2 को अगर मैंने इलेक्ट्रिक आर्क में रखा, इलेक्ट्रिक आर्क पास किया, तो यहां पर ये फिर से आपका एटॉमिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात समझ में आई, ठीक है। ये बात अभी आपको समझ में आ गई होगी कि इस तरीके से होता है। और साथ में इसके साथ जो एनर्जी कंबाइंड होती है, ठीक है, एनर्जी कंबाइंड विद एटॉमिक हाइड्रोजन, एनर्जी कंबाइंड विद एटॉमिक हाइड्रोजन
एटॉमिक हाइड्रोजन इज सो हाई मतलब सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। एटॉमिक हाइड्रोजन के साथ जो एनर्जी कंबाइन होगी वो इतनी ज्यादा होगी कि जो ये एटॉमिक हाइड्रोजन है वो तो तुरंत आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आपस में जुड़ के H2 फिर से बना लेगा, ठीक है। तो एनर्जी कंबाइंड विद एटॉमिक हाइड्रोजन इज सो हाई, सो इट इज बीइंग, सो इट विल बी मोर एनर्जेटिक, मतलब ये सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होता है। सो इट विल बी मोर एनर्जेटिक, ये आपका काफी एनर्जेटिक होगा और साथ साथ आपका रिएक्टिव भी होगा। ज्यादा एनर्जी होगी तो रिएक्टिव भी ज्यादा हो जाएगा। अब ये रिएक्टिव हो गया, बात क्लियर है, बात क्लियर है। मतलब अगर ज्यादा एनर्जी होगी तो ये ज्यादा रिएक्टिव आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखो और इसका, ठीक है, इट हैज वेरी स्मॉल लाइफ टाइम, वेरी स्मॉल लाइफ टाइम। मतलब लाइफ टाइम का मतलब इस चीज को हम बोल सकते हैं कि इसका जो लाइफ टाइम होता है, मतलब लाइफ स्पैन होता है, वो काफी कम होता है। मतलब कितना होता है, मतलब 1/3 सेकेंड्स के लिए, 1/3 सेकेंड्स के लिए बनता है। अब आप सोच सकते हो 1/3 सेकेंड्स, हम तो 1 सेकंड भी ढंग से देख नहीं सकते, तो कितना टाइम बनेगा, 1/3 सेकेंड के लिए बनेगा। तो इतना आपका लाइफ टाइम होता है इसका, ठीक है, 1/3 सेकेंड्स होता है, ठीक है। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से वो होता है ये, ठीक है। अब एक्चुअली में अब मैं आपको बताता हूं कि यहां पर आपका एक और होता है कि यहां पर जो एनर्जी होता है वो आपका 4000 डिग्री, ये आपके कितने टेम्परेचर पे बनता है बच्चों, 4000 डिग्री टेम्परेचर पे, ठीक है, 4000 डिग्री सेल्सियस पे बनता है। तो इसके साथ जो आपकी एनर्जी कंबाइन होती है वो आपकी क्या होती है बच्चों, काफी हाई होती है। इसके साथ जो आपकी एनर्जी जो कंबाइन होगी बच्चों वो काफी हाई होगी, ठीक है। तो यहां पर जो एनर्जी होती है आपके 4000 डिग्री सेल्सियस पे ही, 4000 डिग्री सेल्सियस पे बनता है। अब इसीलिए इसका यूज हम किस में करते हैं, वो एटॉमिक यूज हम किस में करते हैं, एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च में करते हैं, ठीक है, एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च में। अब बात आई कि एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च में हम किस तरीके से यूज करेंगे, तो ध्यान से समझना। अगर मैं मेटल सरफेस पे, अगर मैं इसका समझना कैसे करते हैं, अगर मैं मेटल सरफेस पे ये मैंने सरफेस लिया, तो इतने में हाइड्रोजन वो एटॉमिक हाइड्रोजन को अगर मैं कोलिजन कराऊंगा, एटॉमिक हाइड्रोजन को अगर मैं कोलिजन कराऊंगा तो ये जो आपका होगा ये आपका ग्लो करेगा, जिसकी इंटेंसिटी क्या होगी, लाइट की काफी ज्यादा होगी, और काफी ज्यादा होगी तो ये आपके एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च के फॉर्म में भी आपका इसी प्रिंसिपल, एटॉमिक हाइड्रोजन का टॉर्च है वो भी इसी प्रिंसिपल के साथ वर्क करता है, इसी प्रिंसिपल के साथ वर्क करता है, ठीक है। एटॉमिक हाइड्रोजन का टॉर्च जो वो हाइड्रोजन टॉर्च है वो इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक है। ये तो था आपका एटॉमिक हाइड्रोजन के बारे में। अब हम देख लेते हैं बच्चों इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हमारी क्या होगी बच्चों, समझ लेते हैं एक एक करके। रिएक्शन विद नॉन मेटल, ठीक है, ये आपका N2 के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ये आपका किसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, N2 के साथ। तो देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब सबसे ज्यादा एनर्जेटिक और रिएक्टिव होने की वजह से इसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी ज्यादा होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं रिएक्शन विद नॉन मेटल, ठीक है। इसमें भी ध्यान रखना है, इट कैन नॉट रिएक्ट विद N2, ये आपका किसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, N2 के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, और बाकी सारे नॉन मेटल के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो HCl आप देख सकते हो यहाँ पर HF बना लेगा, या फिर यहाँ पर देख सकते हो, और भी हम बता सकते हैं रिएक्शन, इसमें रिएक्शन की कोई इसमें दिक्कत नहीं है, इसमें हम काफी रिएक्शनें बता सकते हैं। यहाँ पर 2 कर दो, बैलेंस कर दो, ठीक है, 2Cl H2HF, और यहाँ पर H2H प्लस सल्फर ले लिया तो यहाँ पर H2S बना देगा, ठीक है, फिर से इसका वही स्मेल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करेगा। अब हम देख लेते हैं बच्चों इसका
फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड भी करेगा, इसी तरीके से मेटल के साथ भी रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड। तो देख लेते हैं, तो यहां पर क्या बना लेगा, सेकंड रिएक्शन विद मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या कर लेगा, इट फॉर्म हाइड्राइड, ये आपका हाइड्राइड को फॉर्म कर लेगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि Na अगर 2H के साथ रिएक्शन करेगा तो NaH बना लेगा, ठीक है, H के साथ रिएक्शन करेगा। अगर Ca आपका 2H के साथ रिएक्शन करेगा तो फिर इसका नाम आप ध्यान होना चाहिए बच्चों, इसका नाम क्या होगा, हाइड्रोलिथ। तो इस तरीके से आपका रिएक्शन करता है, बस इतना ध्यान रखना कि ये आपका किसके साथ रिएक्शन नहीं करता, N2 के साथ। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये एक्सेप्शनल पॉइंट आपके काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इट कैन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट आल्सो, ठीक है, ये आपका थर्ड पॉइंट, इट कैन बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट आल्सो ड्यू टू द हाई रिएक्टिविटी, ठीक है। ये तो आपका था सिंपल, ठीक है, ये तो आपका किसका था बच्चों, एटॉमिक हाइड्रोजन। तो एटॉमिक हाइड्रोजन को आपको काफी अच्छे से पढ़ना है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं बच्चों इसमें और अक्सर पूछा जाने वाला पॉइंट है बच्चों। तो आप लोगों को इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझसे बार बार पूछ सकते हो इसमें, ठीक है। अब अगला देखते हैं बच्चों हम कौन सा, नेसेंट हाइड्रोजन आपका होता क्या है, नेसेंट हाइड्रोजन आपका क्या होता है बच्चों, देखते हैं। तो यहां पर अगर मैं बात करूं नेसेंट हाइड्रोजन के बारे में, तो नेसेंट हाइड्रोजन, तो नेसेंट हाइड्रोजन आपका होता क्या है बच्चों, तो हम इसको सिंपली बोल सकते हैं न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन, ठीक है, न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन, ठीक है। इट इज इसको हम किस तरीके से डिनोट करते थे बच्चों, इस तरीके से, न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन। अब आपका क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझना, ठीक है, इसको ध्यान से समझना बच्चों कि क्या होता है, हाइड्रोजन एट इंस्टेंट ऑफ प्रोडक्शन, हाइड्रोजन एट इंस्टेंट ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड नेसेंट हाइड्रोजन। मतलब हाइड्रोजन के प्रोडक्शन तुरंत जो प्रोडक्शन होगा तब आपका सबसे पहले क्या निकलेगा, नेसेंट हाइड्रोजन। जैसे हमने हाइड्रोजन के प्रिपरेशन मेथड में देखा था, अब देखो H2SO4 के साथ कराएंगे तो यहां पर आप लोगों ने देखा था कि आप लोगों का ZnSO4 और H2 बनता है, लेकिन पहले H2 नहीं बनता, पहले ये आपका कैसा होता है, नेसेंट हाइड्रोजन। और नेसेंट हाइड्रोजन तुरंत कंबाइन होकर किस में कन्वर्ट होता है, H2 में, ठीक है, ये होता है। या फिर हम बोल सकते हैं CH3OH और Na, ठीक है। अगर इसको भी मैं कंबाइन करूंगा तो यहां पर CH3O Na+ और यहां पर 2H पहले बनेगा, देन आफ्टर आपका H2 बनेगा। नेसेंट हाइड्रोजन का जो प्रिपरेशन मेथड है वही होता है, सिंपली होता है, लेकिन पुराना वाला जो हाइड्रोजन का प्रिपरेशन मेथड है वही आपका होता है, लेकिन उससे जस्ट एक स्टेप पहले क्या बनता है, नेसेंट वो हाइड्रोजन। तो मैंने क्या बोला, हाइड्रोजन एट इंस्टेंट ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड नेसेंट वो हाइड्रोजन। या फिर मैंने ये भी बताया था ना आपको, एल्यूमिनियम प्लस NaOH तो क्या बनता था, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होता था। लेकिन ये हाइड्रोजन गैस रिलीज होने के पहले क्या बनता है बच्चों, ठीक है। अब ये नेसेंट हाइड्रोजन, अब नेसेंट हाइड्रोजन का हमको किस तरीके से पता पड़ा, समझना। देखो यहां पर ध्यान से समझना, नेसेंट हाइड्रोजन के बारे में हमको किस तरीके से पता पड़ा। तो अगर मैंने नेसेंट हाइड्रोजन को ध्यान से समझना, यहां पर कि जो यहां पर इस चीज में, यहां पर जब मैंने केमेनो4 की रिएक्शन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसका यूज भी है और ये इसको मैं यूज के थ्रू लिख देता हूं, यूजेस के थ्रू, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। केमेनो4 की रिएक्शन जब मैंने H2SO4 के साथ कराई, ठीक है, H2SO4 के साथ कराई तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। इसका कौन सा कलर, पर्पल कलर, कोई भी चेंज नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही मैंने केमेनो4 में H2SO4 और मैंने जिंक डाल दिया तो इसका कलर चेंज हो गया,
ठीक है। चेंज इन कलर मतलब Mn+2 कंपाउंड बना लिया, Mn+2 मतलब MnSO4 कंपाउंड बना लिया, और K2SO4 भी बनाएगा, साथ में क्या बनाएगा, K2SO4 भी बनाएगा, ठीक है। तो यहां पर कलर चेंज हो गया, यहां पर पर्पल कलर आपका डीकलराइज हो गया, ठीक है। कलर चेंज हो गया मतलब पर्पल कलर आपका डीकलराइज हो गया, मतलब कलर चेंज हो गया, और जो कलर चेंज हुआ उसमें कोई भी कलर नहीं आया, ठीक है। यहां पर ये आपका पर्पल कलर का था, देखो परमैग्नेट पर्पल, परमैग्नेट पर्पल, इस चीज का ध्यान रखो। पोटेशियम परमैग्नेट नाम होता है तो उसका कलर क्या होगा, पोटेशियम परमैग्नेट पर्पल, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखो। तो ये पर्पल कलर का था, जैसे मैंने H2SO4 जिंक डाला तो यहां पर ये चेंज हो गया। तो इसका मतलब ये क्या बताना चाह रहा है कि यहां पर जो नेसेंट हाइड्रोजन है उसने इसको रिड्यूस किया। देखो यहां पर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +7, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। पोटेशियम के ऊपर कितना चार्ज, हमेशा +1, Mn को x मान लिया, Mn को तो निकालना तो x मान लिया। ऑक्सीजन का कितना होता है, 4 ऑक्सीजन है और 1 ऑक्सीजन पे -2 होता है, इक्वल टू 0, तो टोटल x इक्वल टू क्या हो गया, +7। और यहां अगर मैं निकालना चाहूं तो यहां Mn का निकालो, Mn x कर दिया, और यहां पर मैं आपको कंबाइंड फॉर्म में बताता हूं। कंबाइंड फॉर्म में SO4 पे चार्ज कितना होता है, -2, तो 1 SO4 पे -2 इक्वल टू 0, तो 1 यहां पर क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन नंबर Mn का +7 है, यहां पर किसमें कन्वर्ट हुआ, +2 में। तो ऑक्सीडेशन नंबर में इलेक्ट्रॉन का लूज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आपका कम हो रहा है, Mn में इलेक्ट्रॉन आपके कम हो रहे हैं, मतलब इसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ, इसका रिडक्शन हुआ, इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। किसने किया, नेसेंट हाइड्रोजन ने। तो हम क्या बोल सकते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन आपका रिड्यूसिंग कैरेक्टर की तरह भी बिहेव करता है, ठीक है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर की तरह भी बिहेव करता है। इसमें भी आपकी हाईली एनर्जेटिक होता है, ये भी आपका एनर्जेटिक होता है, ये भी आपका एनर्जेटिक होगा, ठीक है, एनर्जेटिक होगा, इस चीज को ध्यान रखो, ठीक है। सिमिलरली एक और मैं आपको रिएक्शन बताता हूं बच्चों, सिमिलरली एक और रिएक्शन मैं आपको बताता हूं, नेसेंट हाइड्रोजन के बारे में हमको पता कैसे पड़ा, ये सब मैं आपको बताता हूं। देखो कि सिमिलरली यहां पर समझना कि अगर मैंने जैसे ही मैंने इसको FeCl3 में मैंने नेसेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराया तो यहां पर नो कलर था, पहले कोई भी कलर नहीं था, और ये जैसे ही मैंने नेसेंट हाइड्रोजन के साथ कराया तो FeCl2 में कन्वर्ट हो गया। यहां पर Fe क्या है बच्चों, Fe को x मानो, 2Cl-1, Cl का -1, और कितने Cl है, 2 Cl है, तो x इक्वल टू कितना आ गया, +2। यहां पर अगर मैंने निकाला तो x + 3 - 1 इक्वल टू 0, तो यहां पर x क्या है, +3। तो यहां पर Fe आपका Fe+3 फॉर्म में, और यहां पर Fe आपका कौन से फॉर्म में, +2 फॉर्म में। फिर से रिडक्शन हुआ, और इसका कलर किसमें कन्वर्ट हो गया बच्चों, येलो इन कलर। अभी से ही आप लोग कलर ध्यान रखो, अभी से ही आप लोग कलर ध्यान रखो, KMnO4 का पर्पल और इसका वो येलो कलर। तो यहां से इतनी बातें और प्रूफ हो गई कि हमारा ये आपका रिड्यूसिंग कैरेक्टर का होता है, ठीक है। अब इसमें एक चीज है, इन सभी दोनों की प्रॉपर्टी को देखते हुए मैं ये बोल सकता हूं कि दोनों की प्रॉपर्टी को देखते हुए मैं एक इंपॉर्टेंट नोट आपको लिखाता हूं। नोट अगर मैं बोलना चाहूं कि नेसेंट हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव, नेसेंट हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, मतलब मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। ये आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर, आप कंफ्यूज ना हो, ये आपका क्या होगा बच्चों, रिएक्टिविटी ऑर्डर। बात क्लियर है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखो, हर साल इसमें से एक क्वेश्चन पूछेगा और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर नेसेंट हाइड्रोजन खत्म होता है बच्चों, ठीक है। अगर मैं बोलना चाहूं कि नेसेंट हाइड्रोजन, अगर मैं बोलना चाहूं एक क्वेश्चन कि रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ समझना, ये आपका एटॉमिक हाइड्रोजन, ये आपका नेसेंट हाइड्रोजन, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। तो यहां पर ध्यान देना, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी लेस, सबसे ज्यादा एटॉमिक के बाद क्या आएगा, नेसेंट। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा पॉइंट करके नोट डाल के याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है बच्चों यहाँ पर, नेक्स्ट हमारा है बच्चों यहाँ पर एक और टाइप, ऑर्थो हाइड्रोजन, ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन।
अब ऑर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन क्या होता है समझना। H2 में H2 के दो मॉलिक्यूल रहेंगे। मैंने आपको बताया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से, अभी मैं बताता हूं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से आप लोगों को। तो यहां पर H2 का मैं अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊंगा, मॉलिक्यूलर मतलब MO बनाऊंगा, तो इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा। ये आपका क्या होगा BMO, ये आपका ABMO, ठीक है। एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन में एक वो इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले हम क्या करते बच्चों, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में भरते हैं, तो यहां भरेंगे। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो उसको किस तरीके से भरा गया है, एक ऊपर एक नीचे। तो यहां पर जो ये आपका प्रोटॉन है, ये बीच वाला आपका प्रोटॉन है, ये बीच वाला आपका क्या है बच्चों, प्रोटॉन है। अब देखो वो इलेक्ट्रॉन हमेशा अपोजिट स्पिन में होंगे, यहां इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो यहां इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो देख सकते हो ना अपोजिट स्पिन में, BMO में अपोजिट स्पिन में, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा अपोजिट स्पिन में मूव करेगा। लेकिन यहां पर क्या होता है, प्रोटॉन के स्पिन को देखते हैं। अगर प्रोटॉन अगर आपके, ध्यान से समझना, प्रोटॉन अगर आपके सिमिलर स्पिन करे, देखो एक ही तरफ स्पिन करे, देन ये कौन सा हाइड्रोजन हो जाएगा, ऑर्थो हाइड्रोजन। देन ये कौन सा हाइड्रोजन हो जाएगा बच्चों, ऑर्थो हाइड्रोजन। अगर ये आपका अपोजिट स्पिन करे प्रोटॉन, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा बच्चों, पैरा हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका पैरा हाइड्रोजन। बात क्लियर है। तो अगर अपोजिट स्पिन करे तो पैरा हाइड्रोजन, अगर सिमिलर स्पिन करे देन आफ्टर ये क्या हो जाएगा बच्चों, आपका ऑर्थो हाइड्रोजन, ठीक है। अब ध्यान से समझना, हाइड्रोजन में क्या होता है बच्चों, एक्चुअली में दो इलेक्ट्रॉन और दो प्रोटॉन होते हैं ना, तो यहां पर दो इलेक्ट्रॉन और ये दो प्रोटॉन। बात क्लियर है। ऑर्थो हाइड्रोजन पैरा हाइड्रोजन क्या होता है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। आई होप सो कि ये आपको काफी अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा कि ऑर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन आपका क्या होता है। अभी मैं आपको इसके बारे में और डेप्थ में बताता हूं, ध्यान से समझना, ठीक है। देखो अब यहां पर हम एक एक करके एक एक पॉइंट का कंक्लूजन निकालेंगे, एक एक पॉइंट का हम यहां पर कंक्लूजन निकालेंगे कि ऑर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन आपका होता क्या है, ठीक है। यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये आपका इस तरीके से होता है। हमारे यहां पर प्रोटॉन के स्पिन के ऊपर डिपेंड करता है, तो हम बोल सकते हैं यहां पर इन ऑर्थो हाइड्रोजन स्पिन ऑफ प्रोटॉन इज सेम, इन ऑर्थो हाइड्रोजन spin of proton is same, but in para hydrogen spin of proton is opposite to each other। बात क्लियर है, बात क्लियर है। अगर मैं बात करूं यहां पर स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी के टर्म में आप लोगों को समझ सकते हो कि स्टेबिलिटी आपका किसका मैक्सिमम होगा, ऑर्थो हाइड्रोजन का मैक्सिमम होगा एज कंपेयर टू हमेशा पैरा हाइड्रोजन से, ठीक है, पैरा हाइड्रोजन से। और जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है वो आपके नेचर में ज्यादा एग्जिस्ट करता है, वो आपके नेचर में क्या होता है, ज्यादा एग्जिस्ट करता है। मतलब ड्यू टू द हाई स्टेबिलिटी, ड्यू टू द high stability, due to the high stability, existence of ortho hydrogen in nature is high। मतलब आपका क्या होता है कि ऑर्थो हाइड्रोजन आपका कितना एग्जिस्ट करता है, 75%, और आपका पैरा हाइड्रोजन कितना एग्जिस्ट करता है, 25%, ठीक है। लो स्टेबिलिटी होने की वजह से पैरा हाइड्रोजन आपका 25% एग्जिस्ट करता है और ऑर्थो हाइड्रोजन आपका 75% एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब यहां पर इस चीजों को आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर हम बोल सकते हैं ये सारा आपका किसका बात है बच्चों, रूम टेम्परेचर का बात है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से समझना, ये सारे रूम टेम्परेचर की बात है, ठीक है। अब इस चीज को ध्यान से मैं एक चीज और बताऊंगा आपको जो कि आपके काफी ज्यादा अच्छे से काम आएगी। अब देखो यहां पर हम बोल सकते हैं कि अगर मैं बोल सकता हूं कि देखो स्पिन क्या है, देखो ऑर्थो हाइड्रोजन
ऑर्थो हाइड्रोजन में आपका स्पिन क्या है, स्पिन आपका प्रोटॉन का एक ही साइड है, और पैरा हाइड्रोजन में आपका स्पिन क्या है, पैरा हाइड्रोजन में आपका स्पिन क्या है बच्चों, अपोजिट साइड है। ठीक है, तो स्पिन एक ही तरफ होने की वजह से, स्पिन एक ही तरफ होने की वजह से यहां पर क्या होगा, यहां पर ध्यान से समझना, स्पिन एक ही तरफ होने की वजह से इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट इसका ज्यादा होगा। मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब आप जानते हो ना, अंडर रूट ऑफ एन एन प्लस वन, ये वाला BM, ये वाला फॉर्मूला आपने अनपेयर इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला था। तो एक ही तरफ स्पिन होने की वजह से ऑर्थो हाइड्रोजन का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है बच्चों, ज्यादा होता है। मैग्नेटिक मोमेंट इसका क्या होता है बच्चों, ज्यादा होता है। इस चीज को ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैग्नेटिक मोमेंट इसका ज्यादा होगा। ठीक है, यहां पर ठीक है। सेकंड अगर मैं बात करूं तो ऑर्थो हाइड्रोजन को हम बोलेंगे ट्रिपलेट हाइड्रोजन, ट्रिपलेट हाइड्रोजन। ठीक है, ऑर्थो हाइड्रोजन इज अ टाइप ऑफ ट्रिपलेट, और ये क्या होता है, सिंगलेट। सिंगलेट कैसे और ट्रिपलेट कैसे, मैं आपको बताता हूं। आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है सिंगलेट और ट्रिपलेट के लिए, 2s+1, या आगे भी मैं डिस्कस करूंगा। कहां, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी भी आएगा। सिंगलेट सिंगलेट फ्री रेडिकल और ट्रिपलेट, सिंगलेट कार्बन और ट्रिपलेट कार्बन, सिंगलेट नाइट्रीन और ट्रिपलेट नाइट्रीन, वहां भी आएगा। वहां मैं आपसे फिर से पूछूंगा, तो इसलिए अभी से ध्यान रखो। अब देखो स्पिन मोमेंट, देखो यहां पर 2s, दोनों प्लस। ठीक है, तो प्लस s की वैल्यू क्या हो गई, s की वैल्यू क्या हो गई, दोनों के लिए निकालेंगे तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, निकालो। इसके लिए +½ इसके लिए -½ तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा 0, और यहां पर टोटल s की वैल्यू कितनी वो आ जाएगी बच्चों। अगर मैं ऑर्थो के लिए निकालना चाहूं तो s की वैल्यू कितनी होगी 1, तो इसमें फॉर्मूले में रखो 2s+1 में अगर वैल्यू रखेंगे तो कितनी आ जाएगी 3 का मतलब क्या हो गया बच्चों, ट्रिपलेट। अगर मैंने s की वैल्यू टोटल वैल्यू 0, तो s की वैल्यू 0, तो यहां पर अगर मैंने 2s+1 में वैल्यू रखा तो आपका कितना आ जाएगा 1 का मतलब क्या हो जाएगा, सिंगलेट। ठीक है, सिंगलेट। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि इसको हम बोलते हैं ट्रिपलेट, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, सिंगलेट। बात क्लियर है, बात क्लियर है। इसको हम बोल सकते हैं ट्रिपलेट, और इसको हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, दूसरे वाले को सिंगलेट बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम बोल सकते हैं कि अगर मैं यहां पर अगर मोमेंट डायरेक्ट हूं तो ये आपका क्या होता है बच्चों, सिमेट्रिकल नेचर का, ये आपका सिमेट्रिकल नेचर का होता है। और ये जो आपका पैरा हाइड्रोजन होता है वो क्या होता है, अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल नेचर का होता है। इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये थोड़ा आपका अनसिमेट्रिकल नेचर का होता है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हम इन सब बातों को समझ सकते हैं इजीली कि किस तरीके से हमको इसमें देखना होता है। और यहां पर अगर मैं इसकी और भी प्रॉपर्टी देखना चाहूं तो और प्रॉपर्टी में आगे आपको पढ़ने को मिलेगा कि स्पेसिफिक हीट आपका ऑर्थो हाइड्रोजन का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू पैरा हाइड्रोजन। तो यही सब बातें हैं ऑर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, एक और टाइप का हाइड्रोजन होता है बच्चों, एक और टाइप का हाइड्रोजन होता है, वो कौन सा होता है बच्चों आपका, मैं आपको बताता हूं, एब्जॉर्ब्ड हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन विच इज एब्जॉर्ब एट मेटल सरफेस, हाइड्रोजन विच इज एब्जॉर्ब एट मेटल सरफेस। ठीक है, हाइड्रोजन विच इज एब्जॉर्ब्ड हाइड्रोजन, एब्जॉर्ब्ड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन which is absorbed, hydrogen which is absorbed at metal surface। हाइड्रोजन जो आपके मेटल सरफेस पे वो एब्जॉर्ब होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एब्जॉर्ब हाइड्रोजन। ठीक है, कौन कौन से मेटल सरफेस, जैसे प्लेटिनम, ओरम, Ag, Pt, निकल, Fe, इन सब पे जब एब्जॉर्ब होगा उसको हम क्या बोलेंगे, आपका मेटल सरफेस। और एब्जॉर्ब फिनोमिना क्या होता है कि कोई भी आपका मेटल सरफेस है, ये मैंने बात समझना, कोई भी आपका मेटल सरफेस है जो कि आपका क्या है बच्चों, सॉलिड है। एब्जॉर्ब और एब्जॉर्ब में बहुत अंतर है, ध्यान से समझना। एब्जॉर्ब और आपका एब्जॉर्ब में काफी ज्यादा अंतर है। ठीक है, एब्जॉर्ब और एब्जॉर्ब दोनों आपके सिमिलर नहीं होते, दोनों में अंतर होता है।
ये दोनों आपके सेम नहीं होते। क्यों नहीं होते समझना। एडजॉर्ब का मतलब होता है कि आपका H2 क्या होता है, गैस होता है। गैस आपका क्या होगा, इसके मेटल सरफेस पे ही आके अडियर होगा। अगर मेटल सरफेस पे ही आके अडियर होगा, ओनली मेटल सरफेस पे आपका हाइड्रोजन इस तरीके से आ जाएगा। लेकिन अगर आपके, ये तो हो गया एब्जॉर्ब। अब अगर मैं एब्जॉर्ब की बात करूंगा तो अगर आपके सॉलिड के मास के अंदर अगर कोई चीज चला जाएगा, मास के अंदर अगर कोई चीज चला जाएगा तो वो हो जाएगा एब्जॉर्ब। मतलब जैसे स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज को अगर मैं पानी में डालूंगा तो पानी तो स्पॉन्ज के अंदर भी चला जाएगा ना, स्पॉन्ज ही मास के अंदर भी चला जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब। लेकिन अगर सरफेस पे ही रहेगा कोई भी तो वो क्या हो जाएगा, एड्सॉर्ब। तो इस चीज को थोड़ा समझो। एड्सॉर्ब वर्ड का मतलब है कि इसके सरफेस पे ही रहना, ठीक है। इसी चीज को अभी से समझो, आपको और पढ़ने को मिलेगा सरफेस केमिस्ट्री में, लेकिन अभी से ही इसको ध्यान से समझो कि एड्सॉर्ब होता क्या है। मेटल मतलब किसी के सरफेस पे अडियर होना, ना कि अंदर मास तक जाना। मास तक नहीं जाएगा, सरफेस पे ही अडियर आपका हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्या होगा, मास तक चला जाएगा, अंदर तक चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये इस फिनोमिना को बोलते हैं एब्जॉर्ब, इस फिनोमिना को बोलते हैं एड्सॉर्ब। या फिर कहीं आपको ऐसा भी पढ़ने को मिलेगा कि मास के अंदर जो H2 जाएगा वो काफी कम होगा एज कंपेयर टू सरफेस पे। सरफेस पे ज्यादा H2 अगर एब्जॉर्ब होगा तो इस फिनोमिना को एड्सॉर्ब बोलेंगे, ठीक है। ऐसा भी पढ़ने को मिलेगा, लेकिन उसको छोड़ो, आप सिंपल कंसेप्ट से चलो, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको 4 टाइप के हाइड्रोजन बता दिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट लेक्चर हमारा किसका होगा बच्चों, कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन का। आई होप सो कि आपको यहां तक टाइप ऑफ हाइड्रोजन के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस थोड़ा आप लोगों को रिएक्शन ध्यान रखना है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन में आप लोगों को दे दूंगा, आप लोगों को उसको सोल्व करना है, ठीक है। काफी इजी चैप्टर है बच्चों। अब टाइप ऑफ हाइड्रोजन आपका खत्म हो गया। इसके बाद हमको क्या पढ़ना है, वो हाइड्रेट्स के बारे में। हाइड्रेट्स के बाद हमको H2O पढ़ना है। H2O के बाद हमको क्या पढ़ना है, D2O और H2O2। काफी जल्दी आपका चैप्टर खत्म होगा ये। हाँ, अभी तक हमने क्या पढ़ा, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन पढ़ ली है, H2O कैसे प्रिपेयर करना है, H2 की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली है, ठीक है। वो आपको तुरंत आज के आज ही, मतलब एक है ना, मतलब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को मेरे हिसाब से मान के चलो कि जैसे मैंने H2 पढ़ा है, मतलब मैंने हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा है, तो हाइड्रोजन का एक चार्ट बना लो। उस चार्ट में हमेशा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में सारी रिएक्शनें लिखो, और अगर डेली देखोगे, डेली अगर उस रिएक्शन को अगर 1-2 बार अगर आप देख लोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एक आप लोग चार्ट बना लो, ठीक है, चार्ट बना लो, और मतलब एक बड़ा सा फॉर्मेट बना के अच्छे से लिख लो, ठीक है। आई होप सो कि आज का लेक्चर आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।